नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल पर। मित्रों, आज हम संस्कृत के जो हमने टॉपिक पढ़ा था पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत भाषा का कौशल, तो भाषा के जो कौशल है उस भाषा के कौशल टॉपिक के सभी प्रश्नों का मैं हल बताऊंगा और उनको समझाऊंगा हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में। तो आपके लिए ये वीडियो अत्यंत लाभदायक है। आप मेरे साथ अंत तक वीडियो में बने रहें। मित्रों, जो ये वीडियो है आज का, इस वीडियो में जो हमने जो भाषा के कौशल LSRW श्रवणम, वदनम, पठनम, लेखनम, 4 जो कौशल पढ़े थे, उन कौशल के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उस संदर्भ में सबसे जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है का शिक्षा। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक पुस्तक है। ज्ञान अनुभवश्च, ज्ञान और अनुभव है। एकम वस्तु, एक वस्तु है। शिक्षकाधीना या शिक्षक के अधीन है। तो शिक्षा शिक्षक के अधीन भी नहीं है पूर्ण रूप से। शिक्षा एकमात्र पुस्तक मात्र भी नहीं है। शिक्षा एक वस्तु भी नहीं है कह सकते। तो शिक्षा क्या है मित्रों? ज्ञान और अनुभव जो है उसी का नाम क्या है? शिक्षा है। ज्ञान और अनुभव से जो प्राप्त होती है या हमें ज्ञान और अनुभव जो होता है उसी का नाम क्या है? शिक्षा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षक प्रशिक्षणे रिक्त स्थान में है अधिक महत्वम दीयते। शिक्षक जो प्रशिक्षण है, जो B.Ed कॉलेज है, उनमें सबसे अधिक जो महत्व है किसको दिया जाता है? सबसे पहली बात तो आप जब भी क्वेश्चन हल करें प्रश्न समझ में आना चाहिए। साइको हो और शिक्षण विधियाँ हो, इनके जो लैंग्वेज है, यदि आपको वो प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया तो आप उसका आंसर बेहतर तरीके से दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप आंसर को समझने का प्रयास किया करें, क्वेश्चन को समझने का, सॉरी। अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं दूसरा। शिक्षक प्रशिक्षण में अधिक महत्व दिया जाता है शिक्षण प्रक्रिया को, शिक्षण प्रक्रिया के लिए, शिक्षण कौशलेभ्य, शिक्षण के कौशलों के लिए, शिक्षण जो है शिक्षकाय, शिक्षक के लिए, या शिक्षण अभ्यास के लिए। तो शिक्षक जो प्रशिक्षण है उसमें अत्यधिक महत्व किसे दिया जाता है? तो शिक्षक प्रशिक्षण में जो अत्यधिक महत्व है मित्रों, वो शिक्षण के कौशलों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? शिक्षण के जो कौशल है उन कौशल को डेवलप किया जाता है। जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, चारों कौशल के विकास पर बल दिया जाता है। और उस कौशलों के अंतर्गत भी जैसे श्यामपट्ट कौशल है, ऐसे बहुत सारे कौशल है, उन पर विशेष बल माइक्रो टीचिंग के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर शिक्षक प्रशिक्षण में सर्वाधिक महत्व या अत्यधिक महत्व किस पर बल होता है? शिक्षण कौशलों के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कौशला नाम अभ्यासाय ऐसा रीति प्रयुज्यते। शिक्षण कौशला नाम, शिक्षण कौशलों के लिए जो या शिक्षण कौशलों के अभ्यास के लिए ऐसा रीति प्रयुज्यते, यह रीति प्रयोग में लाई जाती है। शिक्षण कौशलों के अभ्यास के लिए कौन सी जो रीति है या तरीका है जिसे हम प्रयोग में लाते हैं? तो यहाँ पर है कि अभिक्रमित स्वाध्याय के द्वारा, दल शिक्षण के द्वारा, समन्वय रीति के द्वारा, अथवा सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि शिक्षण कौशल जितने भी हैं उनके अभ्यास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो क्या है? माइक्रो टीचिंग है, जिसे सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा सूक्ष्म शिक्षण। इसके बाद आता है भाषा कौशल से विकासार्थम किम करणीयम। भाषा कौशल के विकास के लिए क्या करना चाहिए? तो भाषा कौशल के विकास के लिए उच्चारण करना चाहिए, पठनम पढ़ना चाहिए, लेखनम लिखना चाहिए और श्रवणम सुनना चाहिए। तो मित्रों, भाषा कौशल का जो विकास है, LSRW का जो विकास है, उसके लिए उच्चारण करना आवश्यक है। तो हमें क्या करना चाहिए? उच्चारणम। तो इन ऑप्शन में
पठनम, लेखनम, श्रवणम ये भाषा कौशल है। तो इनके विकास के लिए क्या करना चाहिए? इनके विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए? उच्चारण। ये तो खुद कौशल है, इसलिए हमारा आंसर होगा उच्चारणम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन है कि संस्कृत शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है। संस्कृत शिक्षण का क्या उद्देश्य है? रचनात्मकम, सृजनात्मकम, ज्ञानात्मकम, उपर्युक्त सर्वम। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य रचनात्मक होता है, सृजनात्मक होता है, ज्ञानात्मक होता है या उपर्युक्त सभी होते हैं। तो मित्रों, संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य रचनात्मक, क्रिएटिव भी होता है, रचनात्मक भी होता है, क्रिएटिव भी होता है, ज्ञानात्मक भी होता है, यानी कि सभी प्रकार का होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा अपना? उपर्युक्त सभी। इसके बाद है संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण से मुख्य उद्देश्य स्यात्। संस्कृत अध्यापक प्रशिक्षण जो है, शिक्षक की जो ट्रेनिंग होती है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? संस्कृत अध्यापक के प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षा सिद्धांतानां ज्ञानम, शिक्षा के सिद्धांतों का ज्ञान देना, बाल मनोविज्ञान से बोधनम, बाल मनोविज्ञान का बोध कराना, संस्कृत वाङ्मय संरक्षणम, संस्कृत वाङ्मय जो है हमारा संस्कृत साहित्य है उसका संरक्षण करना, और वक्तुम न शक्यते, कह नहीं सकते, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? संस्कृत वाङ्मय का संरक्षण करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है संस्कृत शिक्षणस्य प्रारंभिक दिनेषु कर्तव्यम। संस्कृत शिक्षणस्य प्रारंभिक दिनेषु कर्तव्यम। संस्कृत शिक्षण का जब प्रारंभ होता है, उसके सबसे पहले जब संस्कृत शिक्षण करवाया जाता है, आरंभ किया जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए? कर्तव्यम, तव्यत प्रत्यय कर्तव्यम। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? सुभाषितानाम अभ्यास है, उपसर्गाणाम अभ्यास है, प्रत्ययानाम अभ्यास है, समासानाम अभ्यास है। तो यहाँ पर जो है सुभाषित का अर्थ होता है जो अच्छे अच्छे श्लोक हैं, अच्छी उक्तियाँ हैं, अच्छे कथन है, उसका सस्वर अभ्यास यदि करवाया जाए बच्चे को तो उसमें बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है। इसलिए संस्कृत शिक्षण के आरंभिक जो दिन है या प्रारंभिक जो दिन है उनमें हमें क्या करना चाहिए? सुभाषितानाम अभ्यासः। सुभाषितों का हमें क्या करवाना चाहिए? अभ्यास। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है मोंटेसेरी विधे प्रयोगो भवति। मोंटेसरी विधि में प्रयोग होता है मौनवाचन, या मोंटेसरी विधि का प्रयोग होता है, अर्थ ये होगा मौनवाचन में, सहस्वरवाचन में, उभय दोनों में, अथवा लेखन शिक्षण में। तो मोंटेसरी बाल केंद्रित विधि कहलाती है वैसे, लेकिन यहाँ पर सहस्वरवाचन और मौन वाचन दोनों वाचनों पर बल देती है कौन? मोंटेसरी। लेकिन यदि हम मोंटेसरी का बात करें तो मोंटेसरी क्या है? विधि का जो प्रयोग विशेष रूप से वो किस में होगा? लेखन कौशल में। तो मोंटेसरी जो विधि है इसका जो प्रयोग होगा वो किस में होगा? लेखन शिक्षण में। लेखन शिक्षण में मोंटेसरी विधि का क्या किया जाता है? प्रयोग। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? लेखन शिक्षण। यहाँ पर इसके बाद हम बात करें तो लेखन शिक्षण से प्रमुखो विधि कह। लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? तो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है? पेस्टोलॉजी विधि, अनुकरण विधि, दोनों विधियां हैं या इनमें से कोई नहीं? तो लेखन शिक्षण की जो प्रमुख विधि है वो विधि है अनुकरण विधि और पेस्टोलॉजी विधि। दोनों प्रकार की विधियां लेखन कौशल की विधियां ही है। अब जो ये पेस्टोलॉजी जो विधि है, ये पेस्टोलॉजी विधि में ये एक रचनात्मक विधि है पेस्टोलॉजी की, और इस विधि में अक्षरों के क्या है? बड़ टुकड़ों को जोड़कर अक्षर आकृतियाँ बनाने का अभ्यास करवाया जाता है। अक्षरों के टुकड़े होते हैं और उनको जोड़कर अक्षर की क्या आकृतियाँ बनेंगी उसका अभ्यास करवाया जाता है, पहले सरल और बाद में
कठिन अक्षर सिखाए जाते हैं और इसका जो आधार है वो सरल से कठिन की ओर होता है। तो यहाँ पर लेखन शिक्षण की जो प्रमुख विधि है उसमें एक तो हो गई पेस्टोलॉजी, दूसरी है अनुकरण। अनुकरण जो विधि है इसे स्वतंत्र अनुकरण विधि भी कहा जाता है मित्रों। और इस विधि में अध्यापक क्या करता है, अध्यापक फलक या जो पुस्तिका या श्यामपट्ट पर लिखता है, बालक उन्हीं अक्षरों को पुनः उसके नीचे लिखता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर ये विधि प्रयोग में लाई जाती है, अनुकरण विधि, या इसे हम स्वतंत्र अनुकरण विधि भी कहते हैं। तो ये लेखन कौशल की प्रमुख विधि है पेस्टोलॉजी और जो है अनुकरण विधि। इसके बाद हम बात करें तो कस्यानुसारम प्रथमम बालकेभ्ये लेखन शिक्षा देया। किसके अनुसार प्रथमम पहले बालकों के लिए लेखन शिक्षा दी जानी चाहिए। वैसे तो मित्रों LSRW है, क्रम क्या है LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिखना जो कौशल है राइटिंग, ये सबसे लास्ट में है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, कस्य अनुसारम प्रथमम बालकेभ्ये, प्रथमम पहले बालक को लिखने की शिक्षा देनी चाहिए। किसके बजाय, रीड के बजाय, पढ़ने की बजाय। किसके अनुसार, LR सरिताया अनुसारम, PL फगेड़िया अनुसारम, मारिया मोंटेसरी महोदय अनुसारम और डॉक्टर भगवती वसु देशस्य अनुसारम। तो यहाँ पर मारिया मोंटेसरी के अनुसार जो है मारिया मोंटेसरी के अनुसार जो है बालकों को पहले लेखन की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो हम देखते हैं जैसे मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशलों का क्रम क्या है। फ्रोबेल के अनुसार भाषा कौशलों का क्रम श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, LSRW। ये जो क्रम है ये तो फ्रोबेल के अनुसार, और जनरली जो सभी विद्वानों ने माना है वो LSRW को माना है। लेकिन मोंटेसरी जो महोदया है उनके अनुसार सुनना और बोलना, L और S ये दोनों तो समान है, किंतु पठन और लेखन की जगह यहाँ पर पहले वो लेखन को महत्व देती है। कौन, मोंटेसरी। इसलिए मोंटेसरी के अनुसार भाषा कौशलों का क्रम क्या होगा, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। लिखना पहले आएगा, पढ़ना बाद में आता है। तो आंसर हो जाएगा मारिया मोंटेसरी महोदया अनुसारम। इसके बाद हम बात करें तो लेखन अभिव्यक्ति है रूपमस्ति। लेखन की अभिव्यक्ति का रूप क्या है, कथा का संस्मरण चे, कथा का संस्मरण करना, नाटक जीवनम चे, नाटकम जीवनम चे, नाटक और जीवन, निबंध संवादौ, एतानि सर्वाणि रूपाणि। लेखन की अभिव्यक्ति के रूप कौन कौन से हैं, तो कथा और संस्मरण के माध्यम से लेखन की अभिव्यक्ति होती है, नाटक और जीवन चरित्र के माध्यम से भी होती है, निबंध और संवाद के माध्यम से भी होती है। तो एतानि सर्वाणि रूपाणि लेखन अभिव्यक्ति रूपमस्ति, ये लेखन अभिव्यक्ति के रूप हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि लेखन कौशल शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। लेखन कौशल जो शिक्षण है, लेखन कौशल जो है उसका उद्देश्य क्या है। लेखन कौशल से विकास है, प्रमुख उद्देश्य अलग होता है और सामान्य उद्देश्य अनेक हो सकते हैं। तो लेखन कौशल से विकास है, लेखन कौशल का विकास करना बिल्कुल है। लेखन गते विकास है, लिखने की जो गति है उसका विकास करना, ये बात भी सही है। विराम चिन्ह आदि नाम प्रयोग ज्ञानम, विराम चिन्ह आदि प्रयोग का ज्ञान कराना। मित्रों लेखन कौशल शिक्षण की ये सभी के सभी एतानि सर्वाणि उद्देश्यानि सन्ति। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सुंदर लेख अभ्यासाय प्रारंभिक स्तरे उत्तमम साधनम अस्ति। सुंदर लेखस्य अभ्यासाय, सुंदर लेख के अभ्यास के लिए प्रारंभिक स्तर पर उत्तमम साधनम अस्ति, उत्तम साधन है। उत्तम साधन क्या है, तो सुंदर लेख के अभ्यास के लिए प्रारंभिक स्तर पर कौन सा साधन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो सुंदर लेख के अभ्यास के लिए जो है यहाँ पर प्रतिलेख, निबंध रचना, अनुलेख या कोई नहीं। तो मित्रों यहाँ पर जो आंसर है वो है अनुलेख,
सुंदर लेखन प्रारंभिक स्तर पर यदि बच्चे को सिखाना है तो अनुलेख के माध्यम से सिखाना चाहिए। मित्रों, जो सुंदर लेखन के अभ्यास के लिए प्रारंभिक स्तर पर उत्तम साधन अनुलेख है। अनुलेख से तात्पर्य होता है अनुकरण लेख से। अनुकरण लेख का मतलब सुंदर लेखन हेतु उत्तम साधन है अनुलेख या अनुकरण लेख। अध्यापक क्या करता है, श्यामपट्ट या पुस्तिका में लिखता है और बालक उसका अनुकरण करते हुए उन्हें बार बार लिखता है, उसे क्या कहा जाता है, अनुलेख कहा जाता है। तो यहाँ पर अध्यापक जो उसकी उत्तर पुस्तिका में या श्यामपट्ट पर लिखता है, बालक उसको देख देख करके अनुसरण करके वैसा का वैसा लिखने की कोशिश करता है, तो उसे अनुलेख या अनुकरण लेख कहा जाता है। इसके लिए मुद्रित पुस्तिकाएं भी उपलब्ध होती, छपी हुई पुस्तकाएं, उसके नीचे जगह दी होती, बच्चे उसको देख करके वैसा का वैसा लिखते हैं, इसे अनुलेख कहते हैं। अब ये प्रतिलेख क्या होता है? प्रतिलेख से तात्पर्य होता है कि पुस्तक या जो पत्रिका में निर्दिष्ट जो अंश है, जो निर्देश दिया कि पुस्तक या पत्रिका में इसमें देख करके आप अपनी होमवर्क कीजिए, बच्चों को देते हैं, तो पुस्तक या पत्रिका में निर्दिष्ट अंश का प्रतिदिन स्वयं पुस्तिका में लिखकर अभ्यास करना क्या कहलाएगा? प्रतिलेख कहलाता है। इसके बाद हम बात करें शब्दान वाक्यानि व श्रुत्वा लेखनम किम उच्यते। शब्दान वाक्यानि व श्रुत्वा लेखनम किम उच्यते, यानी कि शब्दों और वाक्यों को सुनकर के लिखना क्या कहलाता है? अर्थ क्या होगा? शब्दान मन शब्दों को, वाक्यानि मन वाक्यों को, श्रुत्वा मन सुनकर के, लेखनम मन लिखना क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? तो उसे अनुलेख कहेंगे, श्रुतलेख कहेंगे, प्रतिलेख कहेंगे या कविता कहेंगे। तो प्रतिलेख तो मैंने आपको बता दिया कि जो कोई नोटबुक या वगैरह होती है तो उसमें से देख करके निर्दिष्ट अंश को लिखना प्रतिलेख है। और जो अनुलेख है वो सुंदर लेखन है, तो जो मैंने बताया कि यहाँ पर अध्यापक श्यामपट्ट या उत्तर पुस्तिका में लिख देता है, उसको देख करके बच्चा लिखता है, वो अनुलेख है। लेकिन श्रुत का अर्थ होता है सुन करके लिखना। यहाँ पर श्रुत लेख से तात्पर्य है सुन करके लिखना। तो श्रुत्वा लेखनम किम उच्यते, तो श्रुत्वा लेखनम सुन करके लिखना क्या कहलाएगा? श्रुत लेख कहलाएगा। यहाँ पर क्या होता है, अध्यापक द्वारा उच्चारित पदों या वाक्यों को छात्र द्वारा लिखा जाता है। अध्यापक उच्चारण करता है और छात्र उसको पीछे पीछे सुन करके लिखता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना हमको। इसमें जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन है पहला, श्रुत लेखने लेखन कौशल से सम्यक अभ्यासो भवति। श्रुत लेखन का अर्थ मतलब अभी बताया मैंने आपको, सुन करके लिखने में लेखन कौशल का सम्यक अभ्यासो भवति, अच्छी तरह अभ्यास होता है, बिल्कुल होता है, स्पीड भी बनती है, गति भी बनती है। तो श्रुत लेखन में लेखन कौशल का ठीक प्रकार से अभ्यास होता है। ये पूछ रहा है गलत, सत्य नास्ति, सत्य कौन सा नहीं है। दूसरा ऑप्शन है श्रुत लेखने छात्राणाम स्मरण शक्ति वर्धते। सुन करके जब लिखता है तो टीचर लाइन बोलता रहता है, वो माइंड में वो लाइन टीचर आगे आगे चलता है और बच्चे पीछे पीछे लिखते हैं, तो माइंड में वो रखनी पड़ती है, स्मरण शक्ति भी इससे क्या होती है, बढ़ती है। और है शिरोरेखा विना लेखनम सम्यक भवति। तो श्रुतलेख जो होता है उसमें शिरोरेखा के बिना लेखन अच्छा होता है, ये बात गलत है। शिरोरेखा के बिना लेखन अच्छा नहीं होता। चौथा जो ऑप्शन है लेखनम ऋजु पंक्त्या स्यात्, जब बच्चा सुनकर के लिखेगा मित्रों तो ऋजु का अर्थ होता है टेढ़ी। तो ऐसे लाइन तिरछी भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, किसी प्रकार आड़ी तिरछी लिख सकता है, जरूरी नहीं सीधी लिखे। तो लेखन में ऋजु पंक्ति भी होती है। तो सत्य नास्ति, सत्य क्या नहीं है, शिरोरेखा के बिना लेखन ठीक होता है, ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लेखन शिक्षण से उद्देश्यम अस्ति। लेखन शिक्षण का उद्देश्य क्या है या उद्देश्य है, कौन सा उद्देश्य? एकाग्रता या विकास है, एकाग्रता का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है, शुद्ध उच्चारण में सहायता प्रदान करता है लेखन, संस्कृत ध्वन्य अनुगुणम, संस्कृत ध्वन्य अनुगुणम, वर्ण भेद ज्ञानम, और एतानि सर्वाणि उद्देश्य, यानी ये सभी उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है एतानि सर्वाणि। संस्कृत ध्वनि अनुगुणम वर्ण भेद ज्ञानम,
संस्कृत की जो ध्वनि है उसका अनुसरण करना और उसको समझना, और वर्ण भेद का ज्ञान होना, वर्णों के में भेद में अंतर करना। तो लेखन कौशल में वर्णों की जो ध्वनि है उसके आधार पर भी भिन्नता बच्चा सीख लेता है। तो ये सारे के सारे उद्देश्य जो है वो लेखन कौशल के हैं। इसके बाद श्रुत लेख से सोपानमस्ति। सोपान का अर्थ होता है सीढ़ियाँ। श्रुत लेखन का एक सिस्टम होता है, पहला चरण क्या है, दूसरा चरण क्या है, तीसरा क्या है, ये लेखन के सोपान होते हैं। तो श्रुत लेखन का सुनकर के जो लिखा जाता है उसका सोपान क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरणम, श्यामपट्ट कार्यम, संशोधनम और गृह कार्यम, सर्वाणी सोपानानि, सभी सोपान है। सुनकर के जो लिखा जाता है श्रुत लेख में, प्रस्तावना होती है पहले, फिर प्रस्तुतिकरण होता है श्रुत लेखन में, श्यामपट्ट कार्य भी होता है श्रुत लेखन में, संशोधन भी किया जाता है, गृह कार्य भी, और सर्वाणी सोपान, ये सभी के सभी सोपान होते हैं कौन से किसमें, श्रुत लेखन में। इसके बाद क्वेश्चन है कस्य अभावे लेखन कार्य से सार्थकता न सिद्ध्यति। किसके अभाव में लेखन कौशल की, लेखन कार्य की सार्थकता सिद्ध नहीं होती है। संक्षेपण अभावे, चित्राभावे, संवाद अभावे और संशोधन अभावे। तो जो हम लिखते हैं उस लिखने के सार्थकता कब तक सिद्ध नहीं होती, जब तक मित्रों, जब लिखा है किसी छात्र ने, लेखन कौशल किया है, तो उसका जब तक हम चेक करके संशोधन नहीं करते त्रुटियों का, तब तक लेखन कौशल की कोई सार्थकता नहीं है। होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क देने से कुछ नहीं होता। जब लेखन कौशल की जांच की जाती है तो संशोधन किया जाता है, उस संशोधन के अभाव में लेखन कौशल की सार्थकता सिद्ध नहीं होती। तो लेखन से सार्थकता न सिद्ध्यति, किसके अभाव में, संशोधन के अभाव। नेक्स्ट है संस्कृत लेखन से मुख्य पक्षे वर्तते। संस्कृत लेखन का मुख्य पक्ष है पाठ्यपुस्तक, सुलेख, भाषा संबंध है, एते सर्वे। संस्कृत लेखन से मुख्य पक्ष, संस्कृत लेखन का जो मुख्य पक्ष है वो है मित्रों, पाठ्यपुस्तक वस्तु भी होती है संस्कृत लेखन में, सुलेख भी होता है, और भाषा का संबंध भी होता है। ये सभी के सभी जो है पक्ष संस्कृत लेखन के होते हैं। तो संस्कृत लेखन से मुख्य पक्ष में पाठ्य वस्तु भी, सुलेख भी और भाषा संबंध भी, एते सर्वे, ये आंसर होगा इसका, एते सर्वे। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षणे कक्षा कक्षयो अंतर्गते इदम लिखित कार्यम न भवति। संस्कृत शिक्षण में कक्षा कक्ष के अंतर्गत, कक्षा कक्ष जो चल रहा होता है उस कक्षा में यह कार्य, यह लिखित कार्य नहीं होता है। कौन सा लिखित कार्य नहीं होता है कक्षा कक्ष में, श्रुत लेख का, सूक्ति लेखनम, कविता पाठ है, शब्दार्थ लेखनम। तो यहाँ पर जो है कविता का जो पाठ है संस्कृत शिक्षण में कक्षा कक्ष के अंतर्गत कौन सा लिखित कार्य नहीं होता। तो सीधी सी बात है, कविता का जो पाठ है, वाचन है, ये लिखित कार्य में नहीं आता। श्रुत लेख भी करवाया जा सकता है, सूक्त लेखन भी हो सकता है, शब्द का अर्थ भी लेखन हो सकता है, लेकिन कविता पाठ उच्चारित होता है, ये कक्षा कक्ष के अंतर्गत नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि कस्मिन विधौ अक्षर शब्दानांच स्वरूपाय विशेष महत्वम दीयते लेखन शिक्षणे। किस शिक्षण में, सबसे पहला तो लेखन शिक्षण में, तो अर्थात लेखन शिक्षण की विधि पूछ रहा है ये। दूसरी बात, लेखन शिक्षण में किस विधि के द्वारा अक्षर और शब्दानांच और शब्दों का के जो स्वरूप है, अक्षर और शब्दों का क्या है, स्वरूप है, उस स्वरूप पर विशेष महत्व दिया जाता है, उस स्वरूप को विशेष महत्व दियते लेखन शिक्षणे। किस विधि में अक्षर और शब्दों के स्वरूप को विशेष महत्व दिया जाता है लेखन शिक्षण में, या इसको ऐसा समझ सकते हैं कि लेखन शिक्षण में किस विधि के माध्यम से अक्षर और शब्दों के स्वरूप को विशेष महत्व दिया जाता है। तो यहाँ पर मनोवैज्ञानिक विधि, अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि, मॉन्टेसरी विधि और पेस्टोलॉजी विधि। मित्रों, ये अक्षर स्वरूप अनुकरण जो विधि है, इस अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि को ट्रैकिंग मेथड कहते हैं, इसे रूपरेखा अनुकरण कहते हैं। ये होती क्या है कि वर्कबुक में छपे हुए जो वर्ण होते हैं
उन वर्णों या बिंदु माला के रूप में जो छपे हुए वर्ण होते हैं उनको डॉट डॉट को, जैसे ये डॉट डॉट है और उस डॉट डॉट को मिला करके क्या बनाना, जैसे ये मिला दिया तो क्या बन गया, ए बन गया, डॉट डॉट को मिला दिया। तो यहाँ पर इसे ट्रैकिंग मेथड कहते हैं। तो ये अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि जो है, इस विधि में अक्षर और शब्दों के स्वरूप पर विशेष महत्व दिया जाता है, अक्षर स्वरूप की बनावट पर। तो अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि। दूसरा नेक्स्ट है लेखन शिक्षण से कस्मिन् विधौ सरलात् कठिनम प्रति इति शिक्षण सूत्र से प्रयोग भवति। तो लेखन शिक्षण में किस विधि के द्वारा या किस विधि में सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो पेस्टालॉजी विधि है, कौन सी विधि है, पेस्टालॉजी जो विधि है, इस विधि में क्या करते हैं, जो है सरल से कठिन की ओर चला जाता है। पेस्टोलॉजी विधि में सरल से कठिन की ओर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, पेस्टोलॉजी विधि रचनात्मक विधि कहलाती है। और यहाँ पर क्या करते हैं, अक्षर के टुकड़ों को जोड़कर अक्षर आकृतियाँ बनाने का अभ्यास करवाया जाता है। तो यहाँ पर सरल से कठिन पहले बनवाए जाते हैं, फिर कठिनता की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है, कौन सी विधि में, पेस्टोलॉजी में। इसके बाद है संस्कृत लेखन कार्य इयम शुद्धि भवति। संस्कृत लेखन कार्य में इयम शुद्धि भवति, यह शुद्धि होती है। कौन कौन शुद्धि होती है संस्कृत लेखन में, वर्तनी संबंधी, इयम अशुद्धि, संधि विच्छेद क्या करेंगे, इयम अशुद्धि भवति। संस्कृत लेखन कार्य में यह अशुद्धि होती है। कौन कौन सी अशुद्धि होती है, वर्तनी संबंधी अशुद्धि होती है, काल संबंधी अशुद्धि होती है, लिंग संबंधी, तथ्य संबंधी, कारक संबंधी, अनुच्छेद संबंधी, वाक्य पद संबंधी, एता सर्वा अशुद्धय भवन्ति, या ये सभी अशुद्धियाँ होती है। तो यहाँ पर जो है मित्रों, संस्कृत लेखन कार्य में, अब ये ऑप्शन ज़्यादा दिए हुए हैं लेकिन पेपर में 4 ही आएंगे। तो संस्कृत लेखन कार्य में इयम अशुद्धि भवति, ये अशुद्धियाँ होती है, अर्थात ये वर्तनी, काल संबंधी, लिंग संबंधी, कारक संबंधी, किसी भी प्रकार, ये जितने भी दे रखे सभी प्रकार की अशुद्धियाँ जो है संस्कृत लेखन में होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्येन कति उच्चारण दोषा वर्णिता। याज्ञवल्क्य के द्वारा कितने उच्चारण के दोष बताए गए हैं। तो याज्ञवल्क्य ने कितने उच्चारण दोष बताए हैं, 14 उच्चारण दोष बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाणिनीय अनुसारम कति पाठका अधमा। पाणिनीय यानी पाणिनि के अनुसार कितने अधम पाठक होते हैं, अधम पाठक कितने होते हैं। तो मित्रों अधम जो पाठक है वो बताए पाणिनि 6। पाणिनि शिक्षा याम उच्चारण से कति गुणा वर्णितः। पाणिनीय शिक्षा याम उच्चारण से कति गुणा वर्णिता। पाणिनीय शिक्षा जो है, उस पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण के कितने गुण वर्णित किए गए हैं, कितने गुण बताए गए हैं उच्चारण के। तो यहाँ पर उच्चारण के गुण भी 6 बताए गए हैं। कितने बताए गए मित्रों, 6। तो पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण के गुण भी 6 बताए हैं, और पाणिनि के अनुसार अधम पाठक भी कितने होते हैं, 6। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, अध्ययने इति स्थाने अध्ययने इति उच्चारण से कारणम किम। अध्ययने, ये जो इति स्थाने मन इस स्थान पर, अध्ययने इति उच्चारण से कारणम किम, इस उच्चारण का कारण क्या है। तो इस उच्चारण का कारण क्या है अध्ययन में, कि अज्ञानता के कारण है, अवधान के कारण है, प्रयत्न लाघव के कारण है, या भाव अतिरेक के कारण है। यहाँ पर जो ये कह रहा है अध्ययने, समझ रहे हो आप बात को, अध्ययने में डबल ये है, ये और ये, अध्ययने इति स्थान है, यानी अध्ययन जो पद है इसमें 2 ये आते हैं। इसके स्थान पर अध्ययन ऐसा जब पढ़ा जाता है, ऐसा उच्चारण जब किया जाता है, तो उसे कौन सा दोष माना जाता है, तो वो प्रयत्न लाघव होता है, जल्दी जल्दी में उसको उच्चारित कर देना, ये प्रयत्न लाघव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है
कि प्रवीण स्थाने परवीन इति उच्चारणस्य कारणम किम। प्रवीण के स्थान पर परवीन पढ़ना यह अज्ञानता है, ये प्रयत्न लाघव है, या भावातिरेक के कारण है, या प्रांतीय भाषा का प्रभाव है। तो मित्रों, ये जो प्रवीण के स्थान पर परवीन पढ़ते हैं, ये जो क्षेत्रीय जो भाषा होती है, प्रांतीय का मतलब जो क्षेत्रीय भाषा होती है, उसका प्रभाव होता है कि प्रवीण की जगह परवीन पढ़ते हैं। तो ये किसका प्रभाव होगा? प्रांतीय प्रभाव। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उपांशुदष्टम उच्चारणम किम। उपांशुदष्टम उच्चारणम किम। अधिमुखम एव वर्णानाम दृष्ट्वा विधीयमानम, अतिशीघ्रम विधीयमानम, विलंबपूर्वक विधीयमानम, या गद गद स्वरेण विधीयमानम। इसका जो उपांशु दष्टम का उच्चारण होगा वो क्या होगा? अधिमुखम एव वर्णानाम दृष्ट्वा विधीयमानम। अधिमुखम एव वर्णानाम दृष्ट्वा विधीयमानम। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो है अनुपठनम किम। अनुपठन क्या है? अध्यापकेन आदर्श रूपेण पठनम, अध्यापक के द्वारा आदर्श रूप में पठन करना, छात्र के द्वारा आदर्श रूप में पठन करना, अध्यापक के द्वारा निर्देश अनुसार छात्रों का पठन करना, और शिक्षक के द्वारा पठितस्य वाक्यस्य छात्रैः सामूहिक रूप से उच्चारण करना। यानी शिक्षक के द्वारा पठित जो पाठ है, पठित मन पढ़े गए वाक्य का छात्रों के द्वारा सामूहिक रूप से उच्चारण करना। अनुपठन का मतलब होता है पीछे पीछे पढ़ना। कैसे पढ़ना? पीछे पीछे। तो यहाँ पर जो अनुपठन जो होता है, उस अनुपठन में टीचर जो बोलता है उसके पीछे पीछे छात्र उसको उच्चारित करते हैं। जैसे राम है रामहु रामः, तो छात्र उच्चारित करते हैं। यहाँ पर शिक्षक के द्वारा पठित वाक्य का रामः विद्यालयम गच्छति, तो यहाँ पर पठित से वाक्य से छात्रैमन छात्रों के द्वारा सामूहिक रूप से जो उच्चारण किया जाता है मित्रों, तो उसे कहते हैं अनुपठनम, पीछे पीछे पढ़ना। तो ये 30 क्वेश्चन थे। अब इसके जो कौशल हैं, इस कौशल के महत्वपूर्ण कुछ जो है और बिंदु है, उन बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। जो भाषा कौशल है, इन भाषा कौशल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उन तथ्यों को हम देखते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो आप क्या ध्यान रखें कि जो भी कौशल है उसके जो उद्देश्य है, ये सबसे मोस्ट होते हैं। आप ध्यान रखें, ये ध्वनि विज्ञान और ये लिपि विज्ञान, इनसे संबंध समझ में आए तो कोई बात नहीं, आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये उद्देश्य जरूर पता होना चाहिए। श्रवण जो कौशल है, जब व्यक्ति सुनेगा तो सुन करके अर्थ ग्रहण करना चाहिए, तो श्रुत्वार्थ ग्रहणम। भाषणम का मौखिक अभिव्यक्ति, पठनम का उद्देश्य पठित्वार्थ ग्रहणम, और लेखनम का लिखित्वा अभिव्यक्ति करना। तो अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति भाषण में और लेखन में तो क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है विचारों की। और श्रवण में और लेखन में क्या होता है? ग्रहण। श्रवण में और पठन में क्या होता है? ग्रहण। तो यहाँ पर ग्रहण जब होता है तो व्यक्ति कैसे करता है ग्रहण? यहाँ पर ग्रहण जब करेगा तो यहाँ पर देखो, ग्रहण इनपुट होगा। क्या होगा? इनपुट, यानी मस्तिष्क में जब सूचनाएं जाएंगी, इनपुट होगा। तो पढ़ना और सुनना, श्रवणम और पठनम तो इनपुट हुए, और भाषणम और लेखनम क्या हो गए? आउटपुट हो गए। तो मित्रों, ये जो था ये कौशल के उद्देश्य थे। अब हम बात करते हैं भाषा की परिभाषा में निम्न तत्वों का समावेश है। वाचिक या उच्चारित ऐच्छिक मनुष्यों के विचार विनिमय का माध्यम और संप्रेषणीयता। आपसे ये पूछेगा भाषा की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो वाचिक और उच्चारित भी होती है भाषा ऐच्छिक भी होती है, कोई सी भाषा बोलता है, कोई कैसी भाषा का प्रयोग करता है। मनुष्य के विचार विनिमय का माध्यम भी भाषा है मित्रों। और संप्रेषणीयता का मतलब अपने विचारों को प्रेषित करने की उसमें क्षमता होती है, तो इसलिए संप्रेषणीयता का गुण भी होता है। तो ये भाषा के तत्व हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भाषा सीखना कठिन से सरल की ओर होता है। ध्यान रखना, भाषा जब सीखी जाती है कैसे?
कठिन से सरल की ओर, जबकि शिक्षण जो कार्य होगा वो सरल से कठिन की ओर होता है, यानी शिक्षण कार्य सरल से कठिन की ओर होता है और भाषा कठिन से सरल की ओर सीखी जाती है। इसके बाद हम बात करें तो पठन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि यदि आपसे पूछी जाए मित्रों तो वो है अक्षर बोध विधि। पठन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? अक्षर बोध विधि। ये जो अक्षर बोध विधि है, इस अक्षर बोध विधि के अन्य भी नाम हैं। इस अक्षर बोध विधि को मित्रों वर्णोच्चारण विधि भी कहते हैं, वर्ण बोध विधि भी कहते हैं, वर्णमाला विधि भी कहते हैं, शब्द निर्माण विधि भी कहते हैं, और इसे एक नाम है वर्ण, ध्यान रखना, समामनाय। समामनाय यानी जो पठन शिक्षण की प्राचीन विधि वो अक्षर बोध विधि है, वर्ण समामनाय है और वर्ण बोध विधि है, वर्णमाला विधि है। अब ये अक्षर बोध विधि होती क्या है, थोड़ा सा इसको देख लो। ये इस विधि में क्या करते हैं कि अक्षरों का सबसे पहले वर्णों का बच्चे को ज्ञान कराया जाता है, वर्ण का। वर्ण के बाद सबसे पहले वर्ण बताए जाएंगे, वर्ण के बाद पद और पद के बाद वाक्य। यानी अक्षर जो बोध विधि है उसमें वर्ण, पद और वाक्य का चक्र होता है, ये चक्र चलता है। यहाँ पर सूक्ष्म से स्थूल की ओर ये विधि चलती है। सूक्ष्म से पहले वर्ण बताएंगे जैसे क, फिर उसके बाद मैं, फिर ले, इसके बाद क्या बनेगा कमल। तो वर्ण, पद और वाक्य, और पद से वाक्य, इस प्रकार हम चलते हैं। तो ये स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। अक्षर बोध विधि पठन शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। वाचन के सोपान, वाचन, पठन या वाचन, तो वाचन के सोपान क्या है? अध्यापक द्वारा, देखो वाचन के सोपान है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन और मौन वाचन। आदर्श वाचन अध्यापक करेगा, अनुकरण वाचन छात्र करते हैं, सामूहिक या व्यक्तिगत या सामूहिक वाचन जो होता है वो सामूहिक वाचन छात्रों के द्वारा होगा। छात्रों द्वारा मौन वाचन, और मौन वाचन कौन करेंगे? छात्र करेंगे। तो यहाँ पर वाचन के सोपान हैं। इस प्रकार ही श्रवण के प्रकार हैं। श्रवण, सुनना, अवधानात्मक श्रवण, रसात्मक श्रवण और विश्लेषणात्मक श्रवण। श्रवण के कितने प्रकार है? 3, अवधानात्मक, रसात्मक और विश्लेषणात्मक। पठन प्रक्रिया के सोपान, जो पठन प्रक्रिया है, इस पठन प्रक्रिया के क्या सोपान है? वाचन के तो हमने पढ़ लिए। अब पठन प्रक्रिया के सोपान 4 हैं। क्या सोपान है पठन प्रक्रिया के? प्रत्याभिज्ञान करना, जब व्यक्ति किसी चीज़ को पढ़ता है तो उसकी पहचान करना, उसको देखना, पहचान करना, फिर उसको पढ़कर पहचान करके उसका अर्थ ग्रहण करना, अर्थ ग्रहण करके उसका मूल्यांकन करना, और फिर रेस्पॉन्स देना, और फिर उसका अपने जीवन में प्रयोग करना। मित्रों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पठन प्रक्रिया के सोपान क्रम क्या है इनका? 4 है। प्रत्याभिज्ञान करना, पहचान करना, दूसरा अर्थ ग्रहण करना, तीसरा मूल्यांकन तथा प्रतिक्रिया। मूल्यांकन होगा और फिर रेस्पॉन्स होगा, तो ये तीसरा चरण होगा। और चौथा होगा अनुप्रयोग, अर्थात उसका अपने जीवन में प्रयोग में लाना उसको। तो पठन प्रक्रिया के कितने सोपान हो गए? 4। इसके बाद हम बात करें संस्कृत भाषा अधिगम के लिए सभी कौशल का अभ्यास संभव है। यानी संस्कृत भाषा अधिगम करवाने के लिए सभी जो LSRW और अन्य जो कौशल है उसका सभी कौशलों का अभ्यास किसके द्वारा करवा सकते हैं? तो संगणक का अर्थ होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा हम LSRW चारों कौशलों का बेहतर ढंग से अभ्यास करवा सकते हैं। इसके बाद है पठन के प्रकार। पठन 4 प्रकार का होता है: सस्वर पठन, मौन पठन, गहन या गंभीर पठन, और इसे विस्तृत पठन या द्रुत या त्वरित पठन कहते हैं। विस्तृत पठन, तो यहाँ पर पठन के प्रकार हो गए। अब आता है फ्रोबेल के अनुसार भाषा कौशलों का क्रम। मित्रों भाषा कौशल का क्रम, वैज्ञानिक क्रम आपसे पूछा जाए, सवाल आए कि वैज्ञानिक क्रम क्या है? LSRW बताना है। सुनना, लिसनिंग
स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। लिखना सबसे अंत में है, वैज्ञानिक क्रम। और यदि आपसे पूछा जाए फ्रोबेल के अनुसार, तो फ्रोबेल के अनुसार भी भाषा कौशल सेम है, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। किंतु ध्यान रखना, मोंटेसरी जो है इसके अनुसार भाषा का जो क्रम है वो भाषण और श्रवण और भाषण तो दोनों तो समान है, लेकिन पठन और लेखन जो है यहाँ पर लेखन पहले माना गया है। यानी कि मोंटेसरी ने लेखन को क्या दिया है, पहले तीसरा नंबर दिया है। अगला सवाल आता है, ध्वन्यात्मक शब्द ही विचार नाम प्रकट करना में यो भाषा। ध्वन्यात्मक शब्द जो है उनके विचारों का प्रकटकरण करना ही क्या कहलाता है, भाषा। और ये परिभाषा किसने दी, स्वीट महोदय ने। किसने दी मित्रों, स्वीट महोदय ने। भाषा एक संपत्ति है, और ये भाषा कैसी संपत्ति है, भाषा हमेशा कैसी होती है, अर्जित होती है मित्रों। कैसी होती है, ध्यान रखना, ये पूछा हुआ सवाल है। भाषा कैसी होती है, अर्जित होती है, पैतृक नहीं होती। भाषा को अर्जित किया जाता है। प्राथमिक अगर अर्जित नहीं होती, पैतृक होती, तो जिसका दादा हिंदी बोलता वो हिंदी बोलता। जबकि हम अगर हिंदी भाषी जो परिवार है उसके बच्चे को यदि हम अंग्रेजी बोलने वाले परिवार में या परिवेश में रखते हैं तो वो बच्चा अंग्रेजी बोलने लग जाएगा। इसका मतलब भाषा कैसी संपत्ति, अर्जित है। नेक्स्ट कौशल है प्राथमिक कौशल, जो अनुकरण द्वारा अर्जित होता है। तो प्राथमिक कौशल यानी पहला कौशल जो अनुकरण से सीखता है, बालक सुन करके सीखेगा, बालक सुन करके सीखता है और फिर बोलता है। तो यहाँ पर श्रवण कौशल। सभी कौशलों का आधार कौन सा है, श्रवण, क्योंकि सुनेगा तभी बालक बोलेगा। तो यहाँ पर श्रवण कौशल उसका आधार है। सभी कौशलों में महत्वपूर्ण कौशल मित्रों, मोस्ट क्वेश्चन है ये, सभी कौशलों में महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, पठन कौशल। अब R.S. पांडे के अनुसार पठन शिक्षण की 3 पद्धतियां हैं। वैसे तो पठन शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, मैंने वीडियो में आपको समझा रखी है, किंतु यहाँ पर पठन शिक्षण की जो पद्धतियां हैं वो किसके अनुसार, R.S. पांडे के अनुसार। R.S. पांडे इसके अनुसार वर्णमाला पद्धति, शब्द शिक्षण पद्धति और वाक्य शिक्षण पद्धति, 3 पद्धति है R.S. पांडे के अनुसार। और सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षण है R.S. पांडे के अनुसार पठन शिक्षण का, या पठन शिक्षण के R.S. पांडे के अनुसार, और वैसे भी सर्वश्रेष्ठ विधि मित्रों शब्द शिक्षण पद्धति है। अब ये जो शब्द शिक्षण जो पद्धति है इसे चित्र विधि भी कहते हैं, देखो और कहो विधि भी कहते हैं, और देखो और पढ़ो विधि भी कहते हैं। इसे शब्द शिक्षण और पद पद्धति क्या कहते हैं, इसे पद पद्धति। ध्यान रखना, पद पद्धति या शब्द शिक्षण पद्धति एक ही बात है। तो पद पद्धति, देखो और पढ़ो विधि, चित्र विधि या देखो और कहो विधि जो है पठन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसके बाद सवाल आता है पाठ्य पुस्तक साधन है। तो पाठ्य पुस्तक किस वाचन का साधन है। पठन कौशल का उद्देश्य पठित्वार्थ ग्रहणम। पठन के समय याज्ञवल्क्य के अनुसार दोष कितने होते हैं, 14। ये हमने ऑब्जेक्टिव हल कर लिया। पाणिनि के अनुसार जो है पाणिनि के अनुसार पठन में उच्चारण दोष कितने हैं, 10। पाणिनि के अनुसार अधम पाठक कितने, 6। पाणिनि के अनुसार उत्तम पाठक 6। तो अधम और उत्तम पाठक 6 है, और उच्चारण के जो दोष हैं वो 10 है। मित्रों ये जो सवाल है ये महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, ध्यान रखना। ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन सीतावाद्य यंत्र और लिंग्वाफोन दोनों जो यंत्र हैं, दोनों जो है इनका प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है। और क्यों करते हैं, उच्चारण सुधार हेतु। तो सवाल ये बनेगा लिंग्वाफोन का प्रयोग किया जाता है उच्चारण सुधार हेतु, ग्रामोफोन का भी उच्चारण सुधार हेतु। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है पठन प्रक्रिया के सोपान। तो पठन प्रक्रिया के सोपान क्या है, वर्णमाला की पहचान करना, अर्थ ग्रहण करना, पाठ्यक्रमबद्धता और शुद्ध पठन, ये पठन प्रक्रिया के सोपान हैं। पठन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, सहस्वर पठन और मौन पठन। और आदर्श वाचन किसके द्वारा किया जाता है, तो शिक्षक के द्वारा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है।
यहाँ पर हम देखते हैं, महत्वपूर्ण को देखते हैं कि अनुपठन किया जाता है। तो अनुपठन का मतलब जो पीछे पीछे वापस पाठ किया जाता है, तो पाठ के अंत में। अनुपठन हमेशा जो है पाठ के अंत में होगा। समवेत या सामूहिक पठन होता है, छात्रों के द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, जिसे अनुपठन कहते हैं। पाठ के अंत में होगा अनुपठन, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। उच्चारण की शुद्धता हेतु पठन किया जाता है सस्वर पठन। अर्थ ग्रहण या अर्थ की गंभीरता के लिए पठन होता है मौन पठन। अर्थ ग्रहण के लिए या अर्थ की गंभीरता समझने के लिए कौन सा पठन? मौन पठन। पठन शिक्षण की चित्र विधि का दूसरा नाम क्या है? देखो और कहो विधि। तो पठन शिक्षण की चित्र विधि को देखो और कहो विधि कहते हैं, अभी मैंने समझाया था। इसे देखो और पढ़ो विधि भी कहते हैं, इसे पद पद्धति भी कहते हैं, इसे शब्द शिक्षण विधि भी कहते हैं। तो मित्रों, ये विधि पठन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। चित्र विधि कह दो या देखो और कहो विधि। इसके बाद पठन शिक्षण की प्राचीन विधि, तो वर्णोच्चारण या वर्णबोध विधि, जिसमें वर्ण, पहले वर्ण का ज्ञान, फिर पद का और फिर वाक्य का। प्राचीन विधि। पठन शिक्षण की आधुनिक विधि कौन सी है? भाषा यंत्र विधि, यंत्रों के माध्यम से शिक्षण करवाना। इसके बाद पठन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो शब्द शिक्षण विधि। तो इसे शब्द शिक्षण कह दो, इसे चित्र विधि कह दो, देखो और कहो विधि कह दो, पद पद्धति कह दो, एक ही बात है मित्रों। तो पठन शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो गई? शब्द शिक्षण विधि। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और जो है लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।